नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैटिक्स के कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज को। इस भाग में हम 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू को कवर करेंगे। पहला है कोरिलेशन, दूसरा है टाइम सीरीज एनालिसिस और तीसरा है इंडेक्स नंबर। ये तीनों चैप्टर मिलकर आपके टोटल स्टैटिक्स के सिलेबस के 50% सिलेबस को कवर करते हैं। एक तरीके से 2 यूनिट इन्हीं 3 चैप्टर पे आधारित है। और जब आप लोगों का 2 पार्ट में पेपर होता था इसके पहले, तो ये सेकंड पेपर में यही 3 चैप्टर आते थे और 50% वेटेज इसका एक तरीके से होता था। लेकिन अब क्योंकि आपका एक ही पेपर होना है, तो भी ये तीनों चैप्टर मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर इससे रिलेटेड होंगे। तो आइए इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन इज +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सहसंबंध जो होता है ना, ये -1 से लेकर +1 के रेंज में होता है। +1 को पूर्ण धनात्मक यानी प्योर पॉजिटिव या पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है और -1 को निगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। +1 इसे हम पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन, फिशर का सहसंबंध गुणांक, फिशर्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर विधि, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या संगामी विचलन रीति, कोकरेंट डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिशर का सहसंबंध गुणांक नाम से कोई भी कोरिलेशन का फार्मूला नहीं है। बाकी तीनों फार्मूले कोरिलेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, फिशर ने इंडेक्स नंबर में अपना फार्मूला दिया है, कोरिलेशन में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का अभाव है। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज, विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हुए हैं, इनमें कोई निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं हो रही है, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज, डिफरेंट पॉइंट आर स्कैटर्ड, सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव। तो देखो, यदि बिंदु चारों ओर बिखरे हुए हैं और इसमें कोई निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, ये दोनों कंडीशन जब होती है तो माना जाता है कि कोरिलेशन नहीं है, सहसंबंध का अभाव है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, दोनों कंडीशन पूरी होगी तब माना जाएगा कि सहसंबंध का अभाव है। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन रीति का प्रतिपादन कब हुआ था? द मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन वाज प्रोपाउंडेड इन 1890, 1980, 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कार्ल पियर्सन रीति का प्रतिपादन 1890 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1890 में कार्ल पियर्सन महोदय ने सहसंबंध निकालने की विधि बताई थी। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का प्रमाण नहीं होता है। नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इज, जब आर संभाव्य विभ्रम से अधिक है। आर का मतलब यहाँ पे कोरिलेशन से है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से है। ठीक है, और संभाव्य विभ्रम मतलब होता है प्रोबेबल एरर यानी पीई। तो यदि आर संभाव्य विभ्रम से अधिक है, जब आर संभाव्य विभ्रम से कम है, जब आर संभाव्य विभ्रम के बराबर है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, यदि आर की वैल्यू पीई की वैल्यू से कम होती है तो ऐसे केस में माना जाता है कि वहाँ पे सहसंबंध नहीं होगा या बहुत हल्का फुल्का सहसंबंध है। ठीक है, और आर की वैल्यू यदि 6 पीई से भी ज़्यादा है तो ऐसे केस में माना जाता है कि परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहसंबंध सार्थक होता है। जनरली आर इज सिग्निफिकेंट when r twice p, when r thrice p, when r is 6 times pe, when r is 4 times pe। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब r की वैल्यू p की तुलना में 6 गुने से ज़्यादा हो तब माना जाता है कि सहसंबंध
सिग्निफिकेंट है यानी कि सार्थक है। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयन गुणांक सहसंबंध गुणांक का होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ छूट गया है, बढ़ा लो कोरिलेशन, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या रिलेशन है। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर से डिनोट किया जाता है, और जब आर का स्क्वायर कर दिया जाता है तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभाव्य विभ्रम यानी कि प्रोबेबल एरर की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। 0.6745, 0.6754, 0.6725 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबल एरर का फार्मूला क्या है, प्रोबेबल एरर इजिकल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। प्रोबेबल एरर निकालने का फार्मूला यही है ना। तो यहाँ पे ये एक कांस्टेंट नंबर है जिससे इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे पूछने का मतलब यही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किसने किया था। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड इज प्रोपाउंडेड बाई कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, प्रोफेसर संगामी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किसने किया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी आप लोगों को बीकॉम के लेवल पे नहीं बताई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन एक प्रसिद्ध थे। कार्ल पियर्सन वाज अ फेमस अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, प्राणीशास्त्री, बायोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कार्ल पियर्सन वास्तव में एक बायोस्टैटिशियन थे। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में स्टैटिक्स का यूज करके बहुत सारे रिजल्ट को निकालते थे। तो यहाँ पे देखो, ये अर्थशास्त्री तो थे ही नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं थे, या तो बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं या फिर सांख्यिकीविद हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राणी शास्त्री यानी बायोलॉजिस्ट का ऑप्शन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन, वृद्धि या कमी होता है तो सहसंबंध किस प्रकार का होगा। इफ इन टू सीरीज द चेंज ऑकर्स इन द सेम डायरेक्शन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज देन कोरिलेशन इज ऋणात्मक निगेटिव, धनात्मक पॉजिटिव, शून्य जीरो या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब एक दिशा में कोई चीज़ बढ़ती है, एक ही दिशा में दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। और एक ही दिशा में कोई चीज़ घट रही है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब यदि कोई एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, ऐसे केस में होता है निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ जो कंडीशन आपको दी हुई है, इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं। द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आर +-1, +-2, +-3 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, +-1, यानी कि -1 से लेकर +1 तक, इसी के बीच में कभी भी कोरिलेशन का मान आता है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन की दिशा मापी जाती है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इज मेजर्ड इन कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, जब परिवर्तन की दिशा मापनी हो तो ऐसे केस में आपका संगामी विचलन रीति यानी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कार्ल पियर्सन मेथड सहसंबंध की मात्रा को बताता है, संगामी विचलन रीति सहसंबंध की दिशा को केवल बताता है, और स्पीयरमैन विधि सहसंबंध की कोटि को बताती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
यदि r इजकल टू 0.6 n इजकल टू 64 तो सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम निकालिए। यहाँ पे आपको कोरिलेशन की वैल्यू दे दी है, r 0.6 है और नंबर ऑफ डेटा आपको दे दिया है 64। तो पी का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, पी इजकल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमें दी है 0.6, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन रूट एन, एन की वैल्यू 64 दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.36 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.054, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.054। अगला प्रश्न है, यदि सिग्मा एक्स वाई इजकल टू 140, न्यू एक्स इजकल टू 5, न्यू वाई इजकल टू 4, एन इजकल टू 10 तो सहसंबंध गुणांक होगा। तो यहाँ पे आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, आर इजकल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन न्यू एक्स न्यू वाई, ठीक है। कोरिलेशन निकालने का ये फार्मूला है। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है 140, एन है 10, न्यू एक्स है 5, न्यू वाई है 4, यानी ये हो जाएगा 140 अपॉन 200 और ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि सहसंबंध गुणांक 0.8 है, यानी आर की वैल्यू 0.8 है, तो असहसंबंध गुणांक कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन कितना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू दी है 0.8, इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस 0.64, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 0.36 और जब इसे अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन को निकालने का फार्मूला पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है। तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध -1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्नांकित सीमाओं के मध्य होता है। वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फॉलोइंग लिमिट। तो अभी मैंने बताया -1 से +1 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सहसंबंध हो सकता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है जीरो कोरिलेशन, और या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही प्रकार हो सकते हैं कोरिलेशन के, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल श्रेणी में समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ पे टाइम सीरीज का क्वेश्चन चालू हो गया। डाटा इज प्रेजेंटेड इन द टाइम सीरीज, मूल्यों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, समय के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दोनों के आधार पे बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, टाइम सीरीज में कभी भी बात होगी तो टाइम की बात होगी, समय के आधार पे डेटा को रखा जाता है। 2 कॉलम बनते हैं, एक कॉलम होता है टाइम का और एक कॉलम होता है वैल्यू का, ठीक है। टाइम के आधार पर वैल्यू को बताया जाता है और इसका एनालिसिस टाइम सीरीज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, काल श्रेणी मापन में प्रयोग होते हैं। इन टाइम सीरीज मॉडल आर यूज्ड, योज्य मॉडल यानी एडिटिव मॉडल, गुणात्मक मॉडल यानी मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, दोनों यानी बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस में एडिटिव मॉडल भी यूज होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि दोनों प्रकार के मॉडल यूज किए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, काल श्रेणी का नाम नहीं है। विच नेम इज नॉट ऑफ टाइम सीरीज? भौगोलिक श्रेणी, जियोग्राफिकल सीरीज, ऐतिहासिक श्रेणी, हिस्टोरिकल सीरीज, समयानुसार श्रेणी यानी क्रोनोलॉजिकल सीरीज, या इनमें से सभी। तो देखो, टाइम सीरीज को जो है कभी कभी हिस्टोरिकल सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पुराने डेट के डेटाज को भी लिया जाता है। क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि क्रमवार ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ इसमें डेटा को दिखाया जाता है। लेकिन जियोग्राफिकल एरिया का इसमें कोई भी रोल नहीं है, इसलिए भौगोलिक श्रेणी इसको नाम नहीं दिया जाएगा। जियोग्राफिकल सीरीज ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, योज्य मॉडल की मान्यता है अंडर एडिटिव मॉडल O इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई आई, O इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, O इज इक्वल टू टी माइनस एस माइनस सी माइनस आई, या O इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस आई। तो यहाँ पे देखो, योज्य मॉडल यानी एडिटिव मॉडल जो है टाइम सीरीज का, वो ये बताता है कि O इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। अब ये है क्या? O का मतलब है ओरिजिनल डेटा, ठीक है। ओरिजिनल डेटा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये बताता है दूसरे पक्ष की चीज़ें। इसमें T का मतलब है ट्रेंड, S का मतलब है सीजनल फ्लक्चुएशंस, C का मतलब है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, और I का मतलब है इनरेगुलर फ्लक्चुएशंस। तो सभी प्रकार के फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके का ट्रेंड किसी डेटा में बन रहा है। इसी को कहते हैं योज्य मॉडल। इस वाले मॉडल को देखा जाए तो ये है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पूछेगा तो ये होगा, और यदि एडिटिव मॉडल पूछेगा तो ये वाला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की विधि नहीं है। विच इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड? चल माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति, लिस्ट स्क्वायर मेथड, फिशर सूचकांक रीति, फिशर इंडेक्स मेथड, या अर्ध मध्यक रीति, सेमी एवरेज मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिशर सूचकांक रीति। फिशर इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स नंबर को निकालने की एक विधि है, ये टाइम सीरीज की विधि हो ही नहीं सकती है। बाकी मूविंग एवरेज मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड और सेमी एवरेज मेथड, ये तीनों ट्रेंड एनालिसिस की यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र क्या है? वाई सी इजकल टू ए एक्स प्लस बी, वाई सी इजकल टू बी प्लस ए एक्स, वाई सी इजकल टू ए प्लस बी एक्स, या वाई सी इजकल टू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूनतम वर्ग रीति का फार्मूला होता है वाई सी इजकल टू ए प्लस बी एक्स, या कुछ लोग इसे वाई इजकल टू ए प्लस बी एक्स नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये न्यूनतम वर्ग रीति का फार्मूला है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रीति द्वारा प्राप्त रेखा सर्वोपयुक्त होती है? विच मेथड सोज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट? तो यहाँ पे न्यूनतम वर्ग रीति यानी कि लिस्ट स्क्वायर मेथड आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल श्रेणी में जलवायु विषयक गतिविधियाँ किसमें शामिल की जाती हैं? इन अ टाइम सीरीज क्लाइमेटिक मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, उपनति से यानी ट्रेंड से, मौसमी विचरण से यानी सीजनल वेरिएशन से, चक्रीय विचरण यानी साइक्लिकल वेरिएशन से, या अनियमित विचरण यानी इनरेगुलर वेरिएशन से। तो देखो, जलवायु संबंधी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं ये सारी जो है सीजनल वेरिएशन के अंतर्गत आती हैं, मौसमी विचरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमसीजी लिमिटेड की वार्षिक बिक्री की प्रवृत्ति निम्न समीकरण द्वारा वर्णित है। इस समीकरण को मासिक आधार पर परिवर्तित कीजिए। ये ईयरली एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसे मंथली इक्वेशन में बदलना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द ट्रेंड ऑफ एनुअल सेल्स ऑफ एमसीजी लिमिटेड इज डिस्क्राइब्ड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, कन्वर्ट हिज इक्वेशन इनटू द मंथली बेसिस। तो ये इक्वेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के स्वरूप में दिया हुआ है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6। तो जब भी ईयरली इक्वेशन को मंथली इक्वेशन में बदलना रहता है तो ए को 12 से डिवाइड कर दिया जाता है और बी को 144 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 12 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5
और बी की वैल्यू हो जाएगी 0.025। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, y/2.5 प्लस 0.025x, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम वर्ग रीति निम्न में से किस परिकल्पना पर आधारित है? लिस्ट स्क्वायर मेथड इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पन्स? सिग्मा वाई माइनस वाई सी इज इक्वल टू मिनिमम, सिग्मा वाई माइनस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम, सिग्मा वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। न्यूनतम वर्ग रीति इस एग्जम्पशन पर आधारित है कि सिग्मा वाई माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर हमेशा मिनिमम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब आपका निर्देशांक यानी इंडेक्स नंबर चालू हो गया। पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। इंडेक्स नंबर स्पेसिफाइज प्रतिशत में, इन परसेंटेज, रुपए में, इन रुपीज, किग्रा में यानी इन केजी, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार वर्ष हो सकता है। बेस ईयर विल बी ऑफ स्थिर आधार, फिक्स्ड बेस, औसत आधार, एवरेज बेस, श्रृंखला आधार, चैन बेस, या ये सभी। तो देखो आधार वर्ष यानी बेस ईयर इन तीनों प्रकार के बन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्ष का मूल्य दिखाया जाता है। द प्राइस ऑफ करेंट ईयर इज सोन बाई P1, P0, P, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी इंडेक्स नंबर की बात होती है तो P1 के माध्यम से करेंट ईयर को दिखाया जाता है और P0 के माध्यम से बेस ईयर को दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, P1। अगला प्रश्न है, लेस्पियरे विधि आधारित होती है। लेस्पियरे मेथड इज बेस्ड ऑन वर्तमान वर्ष पे, करेंट ईयर, आधार वर्ष पे, बेस ईयर, औसत वर्ष पर, एवरेज ईयर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो लेस्पियरे विधि आधार वर्ष पे आधारित होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्ष पे आधारित सूचकांक कौन सा है? इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन करेंट ईयर्स, लेस्पियरे मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर मेथड, या मार्शल मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाश्चे मेथड। तो लेस्पियरे मेथड जो है आधार वर्ष पे आधारित होता है और पाश्चे मेथड जो है वर्तमान वर्ष यानी करेंट ईयर पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ फैमिली बजट मेथड इज फिशर मेथड, लेस्पियरे मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, यानी मूल्यानुपातों का भारांकित माध्य विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मूल्यानुपातों का भारांकित माध्य विधि, ये पारिवारिक बजट विधि का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, फिशर का सूचकांक आधारित है। फिशर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन भारित माध्य, वेटेड एवरेज, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक एवरेज, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक एवरेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुणोत्तर माध्य पर आधारित है फिशर का सूचकांक। अगला प्रश्न है, फिशर सूचकांक में प्रयोग होता है। इंडेक्स नंबर यूज्ड बाय फिशर इंडेक्स नंबर, लेस्पियरे सूचकांक यानी लेस्पियर इंडेक्स, पाश्चे का सूचकांक, पाश्चे इंडेक्स, उपर्युक्त दोनों, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो फिशर का सूचकांक जो है ना वो लेस्पियरे और पाश्चे के सूचकांक को मिलाकर बनाया गया है। दोनों को जोड़ा जाता है और उसके बाद उसका अंडर रूट निकाल देते हैं यानी गुणोत्तर माध्य निकाल देते हैं, तब फिशर का सूचकांक मिलता है। अगला प्रश्न है, एक चर के लिए सूचकांक के रचना की विधि है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज स्थिर आधार विधि, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर, फिशर सूचकांक, फिशर इंडेक्स, लेस्पियरे, या पाश्चे। तो देखो जब एक ही चर हो यानी एक ही वैल्यू को सूचकांक बनाना हो तो स्थिर आधार विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी चीज़ का प्राइस का यदि सूचकांक बनाना है, हमने मान लिया 2020 में इसका प्राइस 100 था, ये हो गया बेस ईयर 2020। अब 2021 में प्राइस 101 रुपये हो गया,
तो यहाँ पे 1% का ग्रोथ हो गया। 2022 में 103 हो गया। तो बेस ईयर के आधार पे देखा जाएगा तो इसमें 3% का ग्रोथ हो गया। तो इस तरीके से इंडेक्स बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला आधार रीति में आधार वर्ष होता है। बेस ईयर इन चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इज स्थिर वर्ष, फिक्स्ड ईयर, चालू वर्ष के ठीक पहले का वर्ष का मूल्य, प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इमीडिएट टू करेंट ईयर, चालू वर्ष यानी करेंट ईयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जब श्रृंखला आधार रीति यानी चेन बेस्ड इंडेक्स बनाया जाता है तो हमेशा बेस ईयर चालू वर्ष के ठीक पहले वाले वर्ष को मानते हैं। यानी 2024 का इंडेक्स बनाया जाएगा तो उसके लिए बेस ईयर 2023 का होगा। 2025 का इंडेक्स बनाया जाएगा तो उसके लिए बेस ईयर 2024 माना जाएगा। तो श्रृंखला रीति में यही होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा देशांक यानी सूचकांक वह है जो पूर्ण करता है। अ गुड इंडेक्स नंबर इज वन दैट सटिस्फाइज समय उत्क्रम्यता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, चक्रीय परीक्षण, या ये सभी परीक्षण, सर्कुलर टेस्ट, या ऑल ऑफ दीज टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक इंडेक्स नंबर तब बेस्ट माना जाएगा जब ये तीनों तरीके के टेस्ट को पूरा करता हो। अगला प्रश्न है, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण का सूत्र है, फार्मूला ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज P1 मल्टीप्लाइड बाई P10 इजकल टू 1, P1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 इजकल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, P01 इजकल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100, Q1 इजकल टू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचकांक ज्ञात करने का मूल सूत्र क्या है। बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट एन इंडेक्स नंबर इज प्राइस ऑफ करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, प्राइस ऑफ करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ प्रीवियस को बेस बना लो। उसके बाद प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई भी इंडेक्स निकालने का बेसिक फार्मूला क्या है कि करेंट ईयर की वैल्यू को लेते हैं और बेस ईयर से इसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मूल्यों में 10% की वृद्धि होती है और मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है तब वास्तविक मजदूरी सूचकांक में वृद्धि क्या होगी। इफ प्राइस हैव इंक्रीज बाई 10% एंड वेजेज बाई 20%, देन रियल इंक्रीज इन वेजेज इंडेक्स विल बी 10%, 10% से अधिक यानी एबव 10%, 10% से कम यानी लेस देन 10%, या 20%। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेस देन 10%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे? मान लो प्राइस भी 100 रुपये है और मजदूरी भी 100 रुपये है। अब यहाँ मूल्य में वृद्धि हुई 10%, तो प्राइस बढ़ के हो गया 110 रुपये। मजदूरी में वृद्धि हुई 20%, यानी मजदूरी बढ़ के हो गई 120 रुपये। अब ये देखना है कि ये 120 रुपये 110 रुपये से कितना परसेंट अधिक है। तो ये देखो, यदि इसे 10% अधिक माना जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपये, यानी 121 रुपये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमारी मजदूरी बढ़ के कितनी हुई है? केवल 120 रुपये हुई है। यानी मजदूरी में जो वास्तविक वृद्धि है वो 10% से भी कम है। 10% वृद्धि होती तो 121 रुपये होना चाहिए था। ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से निर्देशांकों के निर्माण में सबसे अच्छा औसत कौन सा माना जाता है। थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज माध्यिका यानी मीडियन, गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन, बहुलक यानी कि मोड, या फिर माध्य मीन। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो निर्देशांकों के निर्माण में गुणोत्तर माध्य सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।